देखने वाली है वो ये है कि जो टैक्स नेट है वो कितना बड़ा है। क्या टैक्स लिया जाता रहेगा या फिर टैक्स नेट को वसी करके जो पाकिस्तान में सिर्फ 8 से 10 लाख के करीब जो सैलरी क्लास टैक्स देती है या जो टैक्स पेयर है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। 22 करोड़ की जो आबादी है उसमें से सिर्फ 8 लाख लोग जो है वो टैक्स अदा करते हैं इस मुल्क में। इससे बड़ा अलमिया क्या है? तो देखना ये है कि उस टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और रेवेन्यू हासिल करने के लिए, क्योंकि पिछली दफा का जो रेवेन्यू है वो काफी अच्छी बड़ी तादाद में जो है वो इन्होंने इकट्ठा किया था, जो शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी और उससे पीछे नवाज शरीफ की थी, लेकिन उसको अभी भी बढ़ाने की जरूरत थी। और एक बड़ी डिमांड जो है हमेशा से खुद पीटीआई की तरफ से रही थी कि उस टैक्स नेट को जो है वो वसी किया जाए। तो ये अभी देखना बहुत जरूरी है। बाकी ज्यादा महंगी गाड़ियां, इम्पोर्टेड कार जो चीजें हैं उसके ऊपर जरूर टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो क्वालिटी है उसके वो किस तरह से मेंटेन रखी जाएगी और उसको लोगों तक वो चीजें पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अपेरेंटली तो ये बेहतर चीजें हैं। अभी जो जाहिर है कि इसकी दस्तावेजात आएंगी और मुताला किया जाएगा तो पता लगेगा कि और क्या क्या है, लेकिन ये कुछ अच्छे स्टेप्स हैं जो कि सामने नजर आ रहे हैं। मसलन जो ऑयल पेट्रोलियम मसनूआत की लेवीज के ऊपर बात कर रहे थे असद उमर साहब, और उस पर भी उन्होंने कहा कि वो कमी का ऐलान करेंगे, जो कि इससे पहले पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है उसने काफी बढ़ा दी थी, ऑलमोस्ट डबल कर दी थी। अब अगर वो कम होती है तो इससे पेट्रोलियम जो मसनूआत है उसके अंदर भी कमी वाकई होगी और उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन ये भी अभी डॉक्यूमेंट्स आएंगे और उससे देखेंगे फिगर्स, उसके असल फिगर्स हैं क्या और कितना उसके अंदर फर्क पड़ा है। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे कि महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। मसलन पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, मसलन बाकी जो चीजें हैं उसके हवाले से जो इकदाम हुकूमत कर रही है, फिर हेल्थ कार्ड के हवाले से उन्होंने कहा है, उसके अंदर जो उन्होंने एलएनजी प्राइस जो पंजाब में हमारी इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी अभी वो खैर डॉक्यूमेंटेशन होगी आप जिस तरह से कह रही हैं, लेकिन वहां पर कहा गया है कि 72% बढ़ गई थी और एक 72% टैक्स पे कर रहे थे वो, तो अब उसमें भी कमी आएगी। तो जो इंडस्ट्री यहाँ से मुंतकिल हुई है पंजाब से, फैसलाबाद से तमाम इंडस्ट्री दूसरे मुल्कों में चली गई है, स्पेशली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उसमें भी क्या एक्सपेक्टेशन है? अगर वहां ड्यूटी कम होती है तो कितना फायदा होगा? वहां टैक्स कम होता है अगर तो गैस पर। आसमा शराजी से गालिबन हमारा इस वक्त रब्ता बहाल नहीं है। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान बुखारी साहब, जिस तरह से अभी जब डॉक्यूमेंट आएगा तो वाज़े तौर पर उसमें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन असद उमर खासे पुरुम्मीद नजर आते हैं, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले जो मुश्किल वक्त था आज भी उतना ही मुश्किल वक्त मौजूद है। किस तरह से इन इकदाम पर अमल करते हुए हुकूमत इन पर काबू पा पाएगी? मेरे ख्याल में यहाँ पे शायद वो भूल गए हैं कि आज का वक्त जो है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे मुश्किल है। इतना मुश्किल वक्त तो पहले नहीं आया। खुदा बेहतर जानता है कि वो 8 और 10 साल से कैसे मुवाजना कर रहे हैं। और जहाँ तक बजट का ताल्लुक है तो पहला तासुर मेरा तो ये है कि इसमें जिस किस्म के कुछ बड़े इमरजेंसी मेजर्स एक्सपेक्टेड थे, इमरजेंसी के इक़दाम एक्सपेक्टेड थे, वो शायद आखिर में उतने नहीं लिए गए जितनी की तवक्को थी। और गालिबन उसकी वजह ये थी कि उसका एक सियासी फॉल आउट या सियासी बैकलैश की तवक्को भी की जा रही थी। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में अब गैस की कीमत का तो इजाफा हो गया है, लेकिन उसके बाद बिजली पे बड़ा सवालिया निशान है कि क्या बिजली के निर्ख में एक बड़ा इजाफा होता है कि नहीं, क्योंकि बहरहाल बजट का एक खसारा तो है जो कि तारीखी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो पाकिस्तान के बड़े खसारों में उसका शुमार हो रहा है। तो अब किसी ना किसी तरह हुकूमत को उससे डील करना है। और दूसरा ये ना भूलिए कि आज का दिन वो है कि अगले चंद घंटों में वजीर आजम, उनके साथ असद उमर साहब और एक दो और बुजुर्ग सऊदी अरब जा रहे हैं और उसके बारे में इस वक्त इतलात ये हैं कि वहाँ पे भी कोई बात होगी इनकी माशी सपोर्ट की या माशी किसी बेल आउट पैकेज की। अब उसमें क्या निकलता है ये वाज़े तौर पे कहना अभी मुश्किल है, लेकिन अगर कोई इस किस्म की कोई सूरत हाल हो जाती है तो उससे भी हुकूमत को एक आड़े वक्त में सहारा जरूर मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा फरहान साहब। हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब ने भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। तारिक साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं आज जो बजट पेश किया गया है? कहा तो ये गया है कि जो हमारा मुतवस्सित तबका है या हमारी जो लोअर क्लास है उसे जो है वो इससे फायदा हासिल होगा, लेकिन ओवरऑल जो अभी देखा गया है बजट जो पेश किया गया असद उमर साहब की जानिब से, उसे आपने कैसा पाया है? देखिए, ये जो बजट पेश किया है कौमी असम्बली में, इसने तो अभी इस पे बहस होनी है, फिर इसने पास होना है, उसमें कुछ दिन लगेंगे। जाहिर है इसका एनालिसिस किया जाएगा,
अपोजिशन की जानिब से तजावीज़ आएंगी और जहाँ जहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट हैं उन पर भी बहस होगी और उनकी निशानदेही भी की जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि जो गुज़श्ता चंद दिनों से इस फाइनेंस बिल के बारे में बातचीत हो रही थी, शायद वो पब्लिक प्रेशर है या वो डिबेट है जिसकी वजह से कुछ चीजें जिनकी तवक्कुआत की जा रही थी वो शायद इसमें शामिल नहीं है। मसलन एक बहस चल रही थी कि जो इनकम टैक्स के काबिल टैक्स आमदनी है उसको 12 लाख की उस गुज़श्ता हुकूमत ने दी थी कि जिन लोगों की 12 लाख सालाना आमदन है उनका टैक्स जो है वो बहुत ना होने के बराबर था या कम कर दिया गया था। तो ख्याल किया जा रहा था कि उसको भी शायद खत्म कर दिया जाएगा, तो वो खत्म नहीं किया गया। तो वो तो एक लिहाज से लोगों को इत्मीनान की सांस मिली है। तनख्वाहदार तबके को 24 लाख से तक जिनकी स्लैब है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी जो तजवीज़ की गई है वो या तो बिल्कुल उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा या कि नॉमिनल इजाफा किया जाएगा। तो इस हद तक तो इसमें एक इत्मीनान की बात है। फिर दूसरी उसमें जो दो तीन चीजें आई हैं कि जो घरों की तामीर रुकी हुई थी खासतौर पर सनती मजदूरों के लिए, उसके जो पैसे रुके हुए थे उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है उनको वो जो है वो ग्रांट जारी की जाए ताकि उसका आगाज हो जाए। फिर जो EOPI के तहत जो लोग पेंशन याफ्ता हैं उनकी पेंशन में इजाफे करने की बात भी की गई है। तो ये तो वो चीजें हैं जिससे रिलीफ मिलेगी। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इश्यूज हैं वो हैं गैस से मुतल्लिका, या इससे पहले या इसके बाद जो बिजली की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है। अब देखिए आपने देखा होगा कल रात से ही कि अभी गैस की कीमतों में इजाफा जो है तजवीज़ किया गया है, उसके बारे में कहा गया है कि वो उससे आम आदमी को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन रात से ही सबसे छोटी आइटम, रोजमर्रा की आइटम जो है, आप किसी भी तंदूर पर जाएं, जो 10 रुपए का नान या रोटी थी वो 12 रुपए से मिल रही है। तो इस पे असर तो यकीनी तौर पर पड़ेगा। जब सनतों की गैस की कीमतों में इजाफा होगा तो जाहिर है जो उनकी लागत में इजाफा होता है कोई प्रोडक्ट तैयार करने की, तो वो सनतकार तो फौरी तौर पर उसकी कीमत में इजाफा करके अपना तो कमी को पूरी कर लेगा। आम आदमी पे तो असर पड़ता है हर लिहाज से। अगर आप बिजली के यूनिट में इजाफा करते हैं, अगर आप गैस की कीमत में इजाफा करते हैं, अगर DAP गैस की कीमतों में इजाफा होता है, तो इन सारी चीजों का असर बराह रास्त आम आदमी पर पड़ता है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस चीज को कैसे टैकल करती है। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद रहेगा तारिक चौधरी साहब। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात मुजम्मिल असलम साहब ने। मुजम्मिल असलम साहब, जिस तरह से असद उमर कहते हैं कि कोशिश ये की जाएगी कि निचले तबके पर या मुतवस्सित तबके पर बोझ ना डाला जाए, ये कैसे मुमकिन है कि वो इसके बोझ तले नहीं आएंगे? मुझे एक बात बताएं कि ये इन्होंने कौन सी मुख्तलिफ बात की है जो पिछली हुकूमतों के लोगों से। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सिर्फ निचले तबके वाले इस मुल्क में रहते हैं और उन्हीं के नाम पे सियासत रही हमेशा से। ये जो है एक बहुत मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। कैसे हो सकता है कि निचले तबके वाला जो है खुशहाल हो और ऊपर वाले तबके वाला खुशहाल ना हो? जब तक ऊपर के जो लोग हैं, जो इंडस्ट्री है, जो ज्यादा कमाने वाले लोग हैं, जब तक वो री इन्वेस्ट नहीं करेंगे मुल्क में तो कैसे रोजगार आएगा? तो ये एक और जो मतलब जो अच्छी जो रोजगार फराहम करने वाले लोग हैं, अगर आप उन्हीं के ऊपर जो है कदगन लगा देंगे वो नीचे रोजगार कैसे देंगे? और दूसरी बात, हर दफा एक ही बजट में पेंशन बढ़ा देते हैं। पेंशन कितनी आवाम का परसेंट होता है? 1% लोग भी नहीं है जिनको पेंशन मिली जाती है। और दूसरी बात ये कि ये जो उन्होंने बोली बात कि कल जो है आवाम हमने पेट्रोलियम लेवी नहीं लगाया, कितने लोग पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं? जो कल गैस का इन्होंने जो है 100 अरब रुपए का आवाम पे बोझ डाला है और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हम रोजगार की बात करें, 300 अरब रुपए से आपने डेवलपमेंट बजट कट कर दिया। ये सारी चीजें मईशत को जो है सुस्त रवि ले आएगी और उससे फिर रोजगार जो है आम आदमी का रोजगार ज्यादा अफेक्ट होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो आज उन्होंने तकरीर की है बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। वही जो हमेशा से हम पिछले 20 सालों से देखते आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो बढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं, वो बोल दिया जाता है और कभी उससे बेहतरी नहीं आई। और मैं समझता हूँ कि इससे कोई बेहतरी नहीं आएगी, सिर्फ जो है कंफ्यूजन फैलेगी और मईशत में जो है एक बहुत बड़ा बुरान पैदा होगा। ठीक है, फरहान बुखारी साहब हमारे साथ पहुंचे। फरहान साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ इमरजेंसी मेजर्स की आप बात कर रहे थे जब आपने इससे पहला जवाब दिया, वो इमरजेंसी मेजर्स क्या थे जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे जिसको डिस्कस ही नहीं किया गया या जिस पर नजर नहीं डाली गई? देखिए, इतलात जो हालिया दिनों में आई हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, अखबारात में छपता भी रहा है कि ये जो टैक्स रिलीफ पैकेज जो कि साबका हुकूमत की थी, कम आमदन वाले लोगों पे भी 4 लाख रुपए और 8 लाख रुपए की स्लैब की बात हो रही थी कि उन्हें भी वो रिलीफ भी खत्म कर दी जाएगी। और यहाँ तक कि PTI के कुछ लोगों से जिनसे मेरी इस्लामाबाद में बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा सोचा जा रहा है। अब वो आखिर में क्यों नहीं हुआ ये एक अलग कहानी है, लेकिन बहरहाल सियासतदानों ने और सरकारी जो पार्टी है उससे मुंसलिक सियासतदानों ने ये तो कंफर्म किया था कि ये मेजर्स सोचे जा रहे हैं, इनको कंसिडर किया जा रहा है।
लेकिन जो असद उमर साहब ने एक और बात अपनी तकरीर में की, ये मुजम्मिल साहब भी इस पे अगर रोशनी डालें तो बड़ा अच्छा होगा कि हम ये कहते आए हैं कितने अरसे से कि जी इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 2 महीने की इम्पोर्ट कवर के लिए काफ़ी हैं। आज उन्होंने अपनी तकरीर में जो मैंने सुना वो 6 से 7 हफ्तों की बात की, तो क्या ये रिजर्व्स उससे कम हैं जो कि हमें पब्लिक में बताया जा रहा है? क्योंकि ऐसी भी कुछ इतलात हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमने अर्जेंट ऐसे मेजर्स ना लिए तो फिर रुपए पे एक दफा फिर प्रेशर आ सकता है, रुपए की डिवैल्यूएशन की बात। फरहान बुखारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे क्योंकि असद उमर वजीर खजाना इस वक्त एक प्रेस कर रहे हैं, तो वो अभी अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। नहीं, क्योंकि 286 अरब रुपए का सरप्लस दिखाया गया था और 2017-18 खत्म हुआ। मजमूई तौर पे 4 सूबों को अगर मैं जोड़ दूं एक खसारे की सूरत में, खैबर पख्तूनख्वा का सरप्लस था, पंजाब का बहुत बड़ा खसारा था और ओवरऑल खसारा था 18 अरब रुपए का। तो एक तो ये वजह उसकी बनी। दूसरे कि ये अगर सूरत हाल पैदा होती एक ऐसी सिचुएशन में, मईशत की सिचुएशन के अंदर जहां तकरीबन हालात नॉर्मल होते, तो शायद आप फिर भी कहते कि अच्छा ठीक है मैं कुछ जल्दी में कोई इसमें ज्यादा चेंजेस ना करूं। लेकिन वो आप सबको और आप में से कई लोगों को मुझसे बेहतर पता है कि मईशत की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना एक सिवियर क्राइसिस खड़ा हो चुका है। वो इंटरनल भी है और वो एक्सटर्नल भी है। इंटरनल की तो मेरे ख्याल में सच्ची कोई गमाजी नहीं हो सकती कि सारे बैंकिंग सिस्टम से पैसे लेने के बाद भी पैसे कम पड़ गए थे। तो 1200 अरब रुपए पिछले साल जो है वो स्टेट बैंक से कर्जा लिया हुकूमत ने, जिसको उर्फे आम में नोट छापना कहते हैं, मोनेटाइजेशन और डेफिसिट या नोट छापना कहते हैं। 1200 अरब रुपए कभी पाकिस्तान की तारीख में जो आज तक हाईएस्ट लेवल इससे पहले कभी हुआ था वो 600 अरब रुपए के करीब था, ये उससे तकरीबन दुगना था। सो वो तो इंटरनल सिचुएशन को आपको उधर से देख सकते हैं। एक्सटर्नल की क्या सूरत हाल है उसकी जो बेस्ट चेक होता है जी वो तो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं, और वो आप रिजर्व्स देख रहे हैं कि किस तेजी से गिरते चले जा रहे हैं, और जहां पर होल्ड भी हुए हैं उसमें भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो शॉर्ट टर्म डेट है, स्वैप्स हैं। तो वो ये इस वक्त हमारे पास ये ऑप्शन नहीं कि हम इंतजार करें और हम देखें। हम बहुत सारे मेजर जो है वो ले भी रहे हैं गवर्नेंस इंप्रूव करने के, बिजली के निज़ाम के अंदर, गैस के निज़ाम के अंदर, और ओवरऑल FPR रिफॉर्म्स का एक पूरा मरबूत प्लान बन रहा है। लेकिन ये सब चीज़ों का इफेक्ट आने में टाइम लगेगा, और टाइम इस वक्त हमारे पास है नहीं। इस वक्त जो चीज़ जिसकी कमी है वो हमारे पास टाइम की है, इसलिए ये हमने फैसले किए। अच्छा, अब 2 चीज़ें थी जो जैसे मैंने कहा कि चेंज तो नागुज़ीर थी, अब फैसला हुकूमत के पास यह है कि वो चेंज जो है उसका बोझ बर्दाश्त किसने करना है, और अगर रिलीफ मिलनी है तो किसको मिलनी है। तो हमने जो मेजर्स सारे डाले हैं जी इस वक्त, वो अगर आप देखें उसको, वो तमाम या तो उन लोगों के ऊपर है। टैक्स मेजर्स अगर मैं देख लूं तो 50% तो सिर्फ वहां पे है जहां पे कोई रेट चेंज नहीं है। वो टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल से और एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट करके, पॉलिटिकल विल प्रोवाइड करके हमने उनसे टैक्स लेना है जो इस वक्त टैक्स इवेड कर रहे हैं। बाकी जो मेजर्स हैं वो तकरीबन नहीं, तमाम मेजर्स ऐसे, न तकरीबन नहीं, 100% बाकी मेजर्स ऐसे हैं जो उनके ऊपर है जो साइब सरबत है। कुछ जो है वो नॉन फाइलर्स के ऊपर हमने अलग से बोझ डाला है, लेकिन जो फाइलर्स हैं उनके ऊपर जो जिस किसी में, चाहे वो महंगा सेलफोन है या वो कोई अशाए खुर्दोनीश हैं जो महंगी इंपोर्टेड चीज़ें वो खाते हैं, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर, बड़ी गाड़ियाँ हैं, महंगी गाड़ियाँ हैं, तो 100% जो बोझ डाला है हमने एडजस्टमेंट का वो डाला है साहिब सरबत लोगों के ऊपर। और जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा टारगेट जो है हमने सेट किया है कि रेट के बजाय गवर्नेंस इंप्रूव करके जो हमने किया उससे भी आना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि ये, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास अंदरूनी मसाइल भी हैं, लेकिन जो ज्यादा बड़ा मसला है, जो क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान के लिए बन गया है, वो है बैरूनी हमारी जो सूरत हाल है। हमारी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही, इंपोर्ट बढ़ती चली जा रही है, और नतीजा क्या निकल रहा है कि वो जो खसारा है उसको कर्जे ले लेके पूरा कर रहे हैं, और वो कर्जे ले लेके हम उस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं कि जब यहाँ पे खतरनाक हद तक हमारी सूरत हाल खराब हो गई है। ये सूरत हाल है कि मैंने बजट डेफिसिट पे देखूं तो हम कर्जे ले रहे हैं, सिर्फ कर्जे वापस करने के लिए नहीं, कर्जों पे जो सूद है उसकी अदायगी के लिए हम कर्जे ले रहे हैं। इसी तरीके से बैरूनी जो हमारी सूरत हाल है, 60 अरब से 95 अरब डॉलर के ऊपर कर्जे पहुंच गए, और रिजर्व फिर भी इस वक्त हमारे गिरते चले जा रहे हैं। तो जब तक हम अपने एक्सपोर्टर को अपने पैर पर नहीं खड़ा करेंगे, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स वापस नहीं आएंगी, तो ना वो रोजगार जो मैं नौजवानों को हम चाहते हैं कि फराम करें, और ना वो डॉलर की कमाई जो हम चाहते हैं कि आए पाकिस्तान पे ताकि हमें कर्जे ना लेने पड़े हो सकता है। तो दूसरे जो मेजर्स जो हैं वो तमाम रिलेट करते हैं
एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए जो आरडीज पहले से लग गई थी, जिसमें रॉ मटेरियल था, इंटरमीडिएट गुड्स थी एक्सपोर्टर की, उसको हमने 5 अरब रुपए की उधर रिडक्शन की है। कल जो हमने गैस की अनाउंसमेंट की थी, जो जीरो रेटेड सेक्टर्स हैं, 44 अरब रुपए की गैस की कॉस्ट के अंदर रिलीफ जो है वो सिंध की इंडस्ट्री की तो पहले से कम थी, पंजाब की इंडस्ट्री जो एलएनजी पे ज्यादा चल रही थी उनको हमने रिलीफ दी है। इसी तरीके से आगे बिजली के भी जब आप फैसले देखेंगे तो आप देखेंगे कि खास तौर पर एक्सपोर्टर को हम और इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि जो बहुत बड़ी कैपेसिटी इसके अंदर, ज्यादा अच्छी बात यह है कि वो पड़ी रही है इस वक्त आइडल कैपेसिटी है, मतलब ये नहीं है कि अभी सरमायाकारी होगी तो फैक्ट्री लगेगी तो 2 साल के बाद फायदा है। उम्मीद ये है कि महीनों के अंदर जो बंद फैक्ट्री है वो चलनी शुरू होंगी, जो लाखों नौजवान बेरोजगार हो गए थे उनको दोबारा रोजगार मिलेगा और हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स के अंदर इजाफा किया जाएगा। आखिरी चीज जिस मैंने कहा जिसकी बड़ी शॉर्ट पे बैक होता है वो हमारा है जी एग्रीकल्चर। हमारी ज़राअत जो है वो ज़राअत बहुत मफलूज हो गई है, उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव काम की ज़रूरत है। बट फौरी तौर पर आगे हमारे पास आ रही थी जी रबी की फसल आ रही थी, खरीफ में किसान ने बड़ी मार खाई है, शॉर्टेज क्रिएट करवा दी। पहले एक्सपोर्ट अलाउ कर दिया यूरिया का, उसके बाद शॉर्टेज हो गई और मुंह मांगे दाम देने पड़े एक्सपोर्ट फार्मर को, किसान को। तो एक तो वो हमने सप्लाई की इजाजत दी है और उस पर हम 6 से 7 बिलियन रुपीस की सब्सिडी देंगे, हालांकि वो नहीं थी हमारे बजट में, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि ये किसान को हमने प्रोटेक्ट करना है ताकि जो बाहर से महंगी खाद आएगी तो वो कीमत जो है किसान को ना देनी पड़े, वो हमने सब्सिडी। और जो एलएनजी हम देंगे प्लांट चलाने के लिए यहाँ पे, उसकी भी जो प्राइस डिफरेंशियल है वो भी हम शेयर करेंगे 50% की बुनियाद के ऊपर। ज़राअत के ऊपर ये फौरी तौर पे हमने इकदाम कर दिए, लेकिन आगे और बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो ये जी मैं बुनियादी खुलासा था। मैं ऐसा कर दूं, एक सेकंड अगर आप मुझे इजाजत दें, मुझे अगर 1 सेकंड इजाजत दें, 1 2 3 पहले इधर से कर लेंगे फिर राइट से कर लेंगे। 3 जी आप जब तक आप नहीं करेंगे तो डॉलर कैसे आएंगे? उनके लिए आप कहे जा रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं। सर ये आप कह रहे हैं कहे जा रहे हैं 44 अरब रुपए की गैस कॉस्ट रिडक्शन, 44 अरब रुपए को छोटी अमाउंट नहीं है सर, ये कल कर दी है, ये कह नहीं रही हो चुकी है, कल ईसीसी ने अप्रूव कर दी है। 5 अरब रुपए की आज हमने आरडीज कम कर दी है। सवाल आपका 100% दुरुस्त है, जब तक एक्सपोर्टर नहीं खड़ा होगा इस मुश्किल से नहीं निकल सकते। जी हुकूमत गैस, बिजली और टैक्स चोरों के खिलाफ एक्शन की बातें बहुत की हैं, 8000 अरब रेवेन्यू जमा करने की बात की है, आप इस पे फौरी एक्शन कब तक ले रहे हैं? सर जैसे हमने पहले बताया, जैसे मैं वैसे सिर्फ याद दहानी के लिए कर दूं कि इस वक्त कोई 3.5 हफ्ते हुए इसलिए, लेकिन जो आगे हमने अभी आपको बताया कि हमने तो ये जो इंप्रूवमेंट करनी है, जो चोरों के ऊपर टैक्स कलेक्शन करनी है, हमने तो 92 अरब रुपए की अमाउंट शामिल कर दी है उसके अंदर। अब इनके मीटर शुरू हो गया, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू यहाँ बैठे हुए, इनका मीटर चलना शुरू हो गया, एफबीआर का मीटर चलना शुरू हो गया है। तो ये फौरी तौर पर इकदाम करने, क्योंकि जब तक हम ये क्रैकडाउन नहीं करेंगे तो हम हदफ नहीं हासिल कर सकते। उसका दूसरा तरीका यह है कि और टैक्स को वोट डाल जी। बिल है उसके अंदर और जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उसकी वो बढ़ाए गए हैं, अपर लिमिट कहां तक लेके गए हैं, और जो कस्टम ड्यूटी जिन अशिया पे लगाई गई है तो नंबर्स कितना है ये बताइए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, इसमें जो आपने स्लैब इनकम टैक्स के शो किए हैं जी, कहां तक एग्जम्पशन है और कहां से चेंज? मैं आपको बता देता हूं जी, 12 लाख तक तो उन्होंने एग्जम्पशन कर दी थी। उधर सिर्फ एक टोकन टैक्स था 1000 रुपए एक पहली स्लैब के ऊपर और 2000 रुपए सालाना दूसरी स्लैब के ऊपर। वो जैसा था 2018-19 के बजट के ऊपर हमने मेंटेन किया, यानी 1 लाख रुपए महाना या 12 लाख रुपए सालाना की जो मद के अंदर जो उन्होंने एग्जम्पशन कर दी थी, हमने उसको पूरी तरीके से बरकरार रखा है, उस एग्जम्पशन को, उस इस्तस्ना को। जो लाख रुपए महीने और 2 लाख रुपए महीने के दरमियान जो टैक्स पेयर था, उस पे जो उन्होंने कम टैक्स रेट रखा था, हमने उसको मनोवन वैसे ही रखा है, यानी 2 लाख रुपए महाना तक का टैक्स देने वाले किसी शख्स पे 1 रुपए भी टैक्स हमने इजाफा नहीं किया है। 2 लाख से ऊपर जो है वहां पर हमने ये 2018-19 के बजट की निस्बत थोड़ा इजाफा जरूर किया है। ये टोटल मैं आपको बता दूं 70,000 लोग हैं जिनके ऊपर इजाफा किया जा रहा है। ये 70,000 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में मिला के, अमीर तरीन 70,000 लोग जिन पे हमने लगाया है। लेकिन इन पर भी कोई ऐसा टैक्स पे नहीं है, इन 70,000 में से भी कोई ऐसा नहीं है जिसका टैक्स रेट उससे कम ना हो जितना पिछले साल था। हाईएस्ट टैक्स रेट जो है
सैलरीड के लिए 25% होगा और नॉन सैलरीड के लिए 29% होगा। ब्राइट साइड पे आ जाइए सर। दो सवाल है। एक तो सर मैंने 3 वेबसाइट से ले लिए। आपने 1800 सीसी वाली गाड़ी का जिक्र किया और अबाव का, उसको जरा एक्सप्लेन कर दें। सर 1800 सीसी और उससे ऊपर वाली जो गाड़ियां हैं उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी इस वक्त 10% थी, हमने उसको बढ़ा के 20% कर दिया जी। एक तो आपने जो शेड्यूल 2 10 से 20 खत्म की है, उसमें आपने अभी तकरीर कर दिया है जो ग्रे एरिया थे आप नहीं जा सके, आपने गवर्नर वज़रा और जो बाकी लोग हैं उनकी ख़त्म की है, आपने जजेस की सबसे ज़्यादा थी और आपके जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज चीफ है और कमांडर। सेकंड ये है कि जो आपने गैस की बात की है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, ये आप कमी कर रहे हैं या जो इंक्रीज होनी थी वो नहीं की? और पीडीएल बता सर 3 सवाल आपने कहा 100 अरब की रिलीफ दे रहे हैं, पीडीएल में किधर से दे रहे हैं? जो इस वक्त पीडीएल है उसको हाफ कर रहे हैं या बरकरार रख रहे हैं? अच्छा जी, 3 सवाल आपने पूछ लिए। पहला सवाल तो आपका ये वो बिल्कुल हमारी कॉन्शियस डिसीजन है जी कि सियासतदान जो है जो लीडर बनना चाहते हैं इस कौम के और जिनको शौक है वो कौम की लीडरशिप उनके पास हो। और ये मैं याद दिला दूं सिर्फ 342 सियासतदान है पाकिस्तान में जिनके पास ये इख्तियार है कि सारे पाकिस्तान पे टैक्स लगाए। तो हमने सियासतदानों के ऊपर जो एग्जाम्पशन थी वो हमने खत्म कर दी है, बाकी किसी हमने सेक्टर को उसका छेड़ा। सर फौज वो इलेक्शन लड़के नहीं आए, उनको कोई हुक्मरानी का शौक नहीं है, वो एक डिफरेंट। सर आप बहस ना करें, सवाल आपने पूछ लिया, आपका सवाल आगे मैं जवाब दे रहा हूं, ठीक है ना? आपको नहीं पसंद आया तो हम अपनी जिम्मेदारी सबसे पहले कबूल करें। दूसरा आपने सवाल जो टेक्सटाइल के लिए एक्चुअल रिडक्शन है भाईजान, ये एक्चुअल रिडक्शन है जो उस वक्त वो गैस प्राइस पे कर रही थी पंजाब की टेक्सटाइल, और सिर्फ टेक्सटाइल नहीं है, जो 5-0 रेटेड सेक्टर है उसके अंदर लेदर भी है, उसके अंदर दूसरे सेक्टर भी हैं, उनकी गैस प्राइस जो इस वक्त पे कर रहे थे उसमें कमी की है। तीसरा आपने पीडीएल का पूछा था। सर वो 3 सवाल पूछ रहे हैं ना, छोड़ दूसरों की बारी है। पीडीएल तो मैं बता रहा हूं ना, नहीं सर पीडीएल में उन्होंने किया ये था, पिछले साल 179 अरब रुपए की कलेक्शन थी, उन्होंने इस बजट में कहा कि हम 300 अरब रुपए कर देंगे और वो करेंगे कैसे कि हम पीडीएल बढ़ा देंगे, दुगना कर देंगे 10 रुपए से 20 जी। सो हम जी तो नहीं था, बरकरार है। सर मैं वही तो बता रहा हूं, उनका तो एक दिन नहीं आया इस हुकूमत का, वो तो सिर्फ बजट बना के चले गए। बजट तो उन्होंने बनाया था कि हम कुटेंगे अवाम को, हम उनसे दुगना लेंगे पीडीएल, वो तो उसके बाद अवाम ने वोट नहीं दिया तो इसलिए उनको मौका नहीं मिला। हम ये कह रहे हैं कि हमने उस मेजर को रिवर्स कर दिया है, हम नहीं बढ़ाएंगे जी। मैंने ये पूछ रहा है कि ये जो आपने सियासतदानों के लिए टैक्स एग्जेम्पशन पर खत्म की है, इससे कितना रेवेन्यू आ जाएगा? उसमें कोई इस पे रेवेन्यू मेजर बहुत इंपैक्ट बहुत कम है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर बता देना, ये बता देंगे। सर उसके अंदर सैंक्चुरी अलाउंस था, हाउसिंग का था और कन्वेंस, ये 3 चीजें थी जिनके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन मिलती थी। ये कानून जो है बाकी पाकिस्तानियों के लिए ये कहता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर जो है आपको ये चीजें फराहम करता है तो उसकी एक वैल्यू जो है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ा है। इन लोगों को एग्जेम्पशन थी, हमने जिनकी एग्जेम्पशन खत्म कर दी है। सर अमाउंट हम इसको बता देना, इस मीटिंग के बाद करोड़ रुपए इसमें से आएगी, क्योंकि जो लोग जो आप नहीं 1 करोड़ नहीं, चंद करोड़ एग्जैक्ट बता देंगे ना मीटिंग के बाद। बट ये असल बात इसमें रेवेन्यू मेजर नहीं था। हम ये कह रहे थे कि अगर असद उमर खड़ा होकर कह रहा है कि हालात मुश्किल हैं और जो टैक्स है उसको अमीर तरीन लोगों को ज्यादा देना चाहिए तो वो टैक्स भी उसको देना चाहिए, और अगर उसको कोई खास मराहत थी तो वो भी खत्म करनी चाहिए। सर करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले साल जो खत्म हुआ है वो 18.1 अरब डॉलर का है, और इस साल जिस तरीके से हालात चल रहे हैं तो तखमीने रेंज वेरी करती है, 18 से 21 अरब डॉलर का एस्टिमेट है अगर आप कोई इकदाम ना लेते। अगर कोई इकदाम ना करें ठीक है, ये नोट कर लो। सवाल मेरा ये कि क्या आपने 2.1% की फिस्कल एडजस्टमेंट इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि आपने 7.2% वहां पे बोला। जी बिल्कुल सही, आप 5.1 का बिल्कुल ठीक तखमीना है। इसमें आप जो मेजर टारगेट्स हैं वो बता दें, एफडीआई कहां पे लेके जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप हमेशा क्रिटिकल रहे हैं होल्डिंग टैक्सेस से। सही। आपने कहा कि आपने स्पीच में इसको सपोर्ट किया। आपकी 2 चीजें ऐसी हैं जो डार्स आपको जिसमें इको आ रहा है। आपने 0.6% उन्होंने भी किया था, ताजरों का प्रेशर है वो 0.4 पे ले गए, आपने फिर उसको रेवेन्यू टूल यूज किया है। उसका मैसेज ये है कि फिक्स कॉस्ट देकर आप नॉन फाइलर है, वी डोंट केयर। नंबर 2, एक्चुअल पीएसडीटी आपका 575 है जो आपने बोल भी दिया। पिछले साल में भी 1030 अरब रखा गया था, आल्दो पिंक बुक में 800 अरब रुपया था, उसमें 100 अरब रुपया ऐसा था जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से।
तो ये एक जो जगलरी ऑफ नंबर्स है। सर मैं पिंक बुक पर तो नहीं कमेंट कर सकता कि पिंक बुक के अंदर क्या हुआ था, एक जगह पे 1000 दूसरी जगह 800। मैंने तो आपको बताया 660 अरब रुपए टोटल था, हर चीज मिला के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये वो सब मिला के 660 है। उस 660 से डायरेक्टली कंपेरेबल 725 अरब रुपए इस साल करने जा रहे हैं। सो इसके अंदर कोई जगलरी नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली कंपेरेबल नंबर है। जो उससे पहले वाला आपने तो सवाल इतना लंबा पूछता है, फिस्कल एडजस्टमेंट जो है, फिस्कल एडजस्टमेंट 2.1% की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 2.1% की फिस्कल एडजस्टमेंट बनती है। उस फिस्कल एडजस्टमेंट के अंदर जो इंक्रीजेस हैं वो रेवेन्यू की भी इंक्रीजेस उसके अंदर शामिल है, उसके अंदर एक्सपेंडिचर वो दे देगा ना, वो आपको जो बजट एज अ ग्लांस है वो आपने सही कह दिया, वो पेज हम आपको सर्कुलेट कर देंगे। जी ये बताइएगा, ये नॉन फाइनर्स को आपने दोबारा गाड़ी और घर खरीदने की इजाजत दी थी, ये तो आप डिस्करेज कर रहे हैं फाइनर्स को। और दूसरी चीज ये कि अंडर इनवॉइसिंग एक बहुत बड़ा इशू है जी, उसको एड्रेस करने के लिए अगर उसको अच्छा मैं ओवरऑल एक कमेंट कर दूं। इन्होंने जो सवाल पूछ रहे थे वो कह रहे थे कि आप ये ऑन रिकॉर्ड है जो आप बोल रहे थे ना कि मैंने, ये तो बड़ी आसान है, आप स्पीच सुन लें इसाक डार की और उसके बाद मेरा रिस्पांस सुन लें, आपको ऑनलाइन आपको रिस्पांस मिल जाएगा। अगर वहां से भी नहीं मिलता तो शाहजेब खानजादा का एक प्रोग्राम था उसमें सुन लें कि मैंने सपोर्ट किया था, ये अपोज किया था। तो मेरी सर एक सेकंड मैं उनका सवाल का तो जवाब दे दूं, ये तो मैं उनकी बात कर रहा था। सर देखिए, ये जो है जो अभी आप देख रहे हैं ये इमीडिएट फौरी तौर पर फिस्कल मेजर्स हैं एक मईशत को जो आईसीयू के अंदर इस वक्त मौजूद है। ये रिफॉर्म नहीं है, ये अगर हम यही करके यहां पे रुक गए तो हमने कोई कारनामा नहीं किया। ये तो सिर्फ एक आईसीयू से निकालने वाली बात है। जो आगे असल में काम करने वाले हैं वो हैं ही उस रिफॉर्म के काम जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके लिए तरीकेकार मैं आपको बेसलाइन भी बता दूं, हम शुरू कहां से करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो कि क्या होने वाला है। एक टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना था, मैंने नहीं बनाया था, पिछली हुकूमत ने बनाया था। उसके अंदर बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स मौजूद थे। उसकी ओवरऑल रिकमेंडेशन जो है वो नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने इंडोर्स की थी और ओवरऑल हमने उसको सपोर्ट किया था। वो है बिगिनिंग डॉक्यूमेंट। हम दोबारा एक गोल चक्कर में नहीं दोबारा जा रहे कि महीनों जो है हमारी वो बनती रहे। हमाद अजहर को कल शाम मैंने ये इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि जनाब ये हमारा फौरी जो ऑपरेशन था, जो आईसीयू में बाईपास करना था, वो हमने काम मुकम्मल कर लिया है। अब आपने फौरी तौर के ऊपर रिफॉर्म के काम के ऊपर शुरू करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको अगले चंद हफ्तों के अंदर वो पूरा काम करने के बाद एग्जैक्ट तफसीली मेजर्स जो है वो क्या एक तरीकेकार है जिससे हम इस जो करंट हम सिस्टम के अंदर फंसे में इससे हम निकलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, टेक्निकल क्या है, पॉलिसी क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या है, वो सब चीजें आपके सामने रख सकते हैं। आखिरी दो सवाल जी। आज आप जा रहे हैं, आपने डॉलर की बात की है, आप भी पूछ रहे हैं जी। आप सऊदी अरब जा रहे हैं जी, कितने के डॉलर मिलने की तवक्को है और इससे आप क्या समझते हैं आईएमएफ से डॉलर लेने और सऊदी अरब से डॉलर लेने में फर्क क्या है? एक सवाल आगे जी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम से जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसमें डायरेक्ट टैक्सेस की क्या रेशो क्या है और डायरेक्ट टैक्सेस की क्या है, जो जबकि हम अक्सर ये सुनते हैं कस्टम ड्यूटी क्या एक्सपेंड है, क्या चीज आप आखिरी में तीनों का फिर एक साथ सर वो जी। एक तो ये पाकिस्तान के मर्द जो है ख्वातीन को नहीं बोलने देते यार, खातून से टैक्स से हटके उन खवातीन के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ जो सिंगल हैं, जो बेवा हैं और बे औलाद हैं, उन खवातीन के लिए आपने बजट में क्या सहूलत रखी कि बेचारी बेघर फिरती हैं और जगह जगह पे नज़र भी आती हैं जी, ऐसी खवातीन के लिए आपने क्या किया? जी मैं खवातीन के लिए अलग से तो नहीं है लेकिन जो दोनों आपने चीज़ें बेघर होने की बात की और जो मुश्किल में हैं, जो बेवा हो गई हैं, तो उस लिहाज से जो फौरी तौर पर जगह मैं आपको याद तो नहीं, बट मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि देखें ये जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव पूरा बजट नहीं है कि हमने पूरा एक रिफॉर्म प्रोग्राम के साथ किया गया हो। मैं सुनते रहे ना मेरी बात। हमने किया जो आपने घरों की बात की, मजदूरों के घरों की 8,276 घर रुके हुए थे, उसका हमने कहा फौरी तौर पे 4.5 अरब रुपए रिलीज करने हैं ताकि वो घर फौरी तौर पे मुकम्मल हो और जैसे ही वो मुकम्मल हो तो 10,000 और के ऊपर काम शुरू हो जाए। और जो गरीब तरीन जो इस वक्त मर्द भी और औरतें भी जो हैं वो EOBI जो हमारा देखें मुल्क में हमारे बहुत लोग जो है मुश्किल, मुतवस्सित तबके भी मुश्किल के अंदर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गरीब है, इसी तरीके से कल जो हमने फैसले किए
सबसे ज्यादा गरीब जो है उसको तो पाइपलाइन की गैस ही नहीं मिलती, वो तो एलपीजी का सिलेंडर लेता है। इसलिए कल हमने जो एलपीजी के सिलेंडर के ऊपर 30% टैक्स था उसको कट करके हमने सिर्फ 10% कर दिया, और हमारे ख्याल में 200 रुपए फी सिलेंडर जो है एलपीजी की कीमत में कमी होगी। तो इस पहले सिचुएशन सूरत हाल में जहां बहुत मुश्किल सूरत हाल में भी थे, वहां भी हमने ये कहा कि जो गरीब तरीन है ना उसके लिए तो कुछ करो। इसीलिए ये ईओबीआई का मेजर हमने लिया है कि मिनिमम पेंशन वाले जो थे 3.5 लाख खानदान, उनकी बेहतरी हो सके। जी आपने कुछ पूछा था जी, आपने जी इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पूछा था। सर ये पेज 2 और 3 में जो आपने कस्टम ड्यूटी के अंदर चेंजेस किए ये बता दें, ये क्या क्या चेंजेस है सर इसके साथ? मैं ऐसा करूंगा ना, मैं ऐसा करता हूं, मैं अभी ऐसा करता हूं कि आप, मैं इस सवाल का जवाब देके मैं आपसे इजाजत सर, मैं वही आपसे कहने वाला था, मैं कहने ये वाला था सर, ऐसे कैसे हो गया यार। हम जी ये एफपीआर का जो आपके पास मेन जो बॉडी है जिससे सारा ये सिस्टम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं जी, वो तो अपने पुरसाने हाल, उनका बुरी हालत है, ना उनके पास मैन पावर है, ना उनके पास वो फॉर्मेशंस के अंदर कलेक्शन का। सर ये तो मैं आपको पहले मैं तो आपको पहले जवाब दे चुका हूं कि ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, जो एफपीआर की रिफॉर्म है, जो पॉलिसी रिफॉर्म है, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारे पास, हम आपको पूरा वो कर देंगे। जो विदहोल्डिंग, यार मुझे अगर आप मुझे अलाउ कर दें मुकम्मल करना बात, तो आपको शायद आसानी हो जाए। मैं ये कहने वाला था कि मैं अब इजाजत लूंगा, जो कस्टम्स एफपीआर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, मैं हमाद से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमाद बैठ जाएं यहाँ पे। इन्होंने ज्यादा तफसील के अंदर उसमें काम किया है, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं। ये जैसे ही आए थे इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया है, मुझसे ज्यादा तफसील मौजूद है इनके पास, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मईशत की हालत अच्छी नहीं है, 1200 अरब रुपए के नोट छापे गए हैं, स्टेट बैंक के रिजर्व भी तेजी से गिरते जा रहे हैं और मौजूदा बजट में तब्दीली करना नागुज़ीर था। उन्होंने कहा कि अब इसमें फैसला ये था कि बोझ किस पर डाला जाए। सबसे पहले फैसला किया गया कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए और साहिब सरवत लोगों पर बोझ डाला जाए। तो हमने कोशिश की है कि गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम बोझ डाला जाए। बिल्कुल, उनका मजीद ये भी कहना था कि जो 92 अरब रुपए की रिकवरी हमने ऑलरेडी जो हमारा जो हमने फाइनेंस बिल दिया है इसके अंदर हमने ऑलरेडी शामिल कर लिया है। ये वो पैसे हैं जो टैक्स ना दहिंदा से रिकवर किए जाएंगे और उनका ये कहना है कि ये हमारा हदफ है। अगर हमने ये हदफ हासिल नहीं किया तो हम अपने जो चैलेंज हमने एफबीआर को दिया है हम उसे कवर अप नहीं कर सकते हैं। और ऑलरेडी जब उनसे ये सवाल किया गया कि किस तरह से रिकवरी होगी तो उन्होंने बोला कि रिकवरी का काम आज से ही शुरू हो चुका है, बल्कि इससे पहले से शुरू हो चुका है और हमने ऑलरेडी जो अमाउंट हमने एक कैलकुलेट किया है 92 अरब रुपए का वो ऑलरेडी टैक्स रिकवरी से शामिल कर लिया है इस बजट में जो कि हम यूज करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो टैक्स अमीर तबके पर लगाया गया है उसमें 70,000 अमीर तरीन तबका है जिस पर ये टैक्स लागू होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो नॉन सैलरीड है उन पे 29% टैक्स लगाया गया है और जो सैलरीड है उनके ऊपर 25% टैक्स लगाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने 1800 सीसी जो गाड़ियां हैं उसके हवाले से एक क्लैरिफिकेशन दे दी है कि 10% इससे पहले टैक्स दिया जा रहा था उसकी इंपोर्ट पर, अब जो है उस पर 20% टैक्स लागू होगा। जब उनसे ये सवाल किया गया कि जो वुज़रा हैं उनको किस तरह का जो वेव था अब वो नहीं मिलेगा तो उन्होंने कहा कि जो सैंक्चुरी है या हाउसिंग है या कन्वेंस है इससे कुछ करोड़ रुपए ही हासिल होंगे, लेकिन ये टैक्स वेव जो है इसलिए ख़त्म किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि तमाम के ये इम्पैक्ट ना रहे कि पॉलिटिशियंस जो है वो टैक्स नहीं देते हैं। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे सीनियर एंकर पर्सन आसमा शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसमा, जिस तरह से आप कह रहे थे कि जब डॉक्यूमेंट आएगा तो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन असद उमर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कुछ चीज़ें वाज़ेह होती नजर आई हैं, क्या कहेंगे आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? बिल्कुल, अभी जिस तरह से उन्होंने बताया है कि टैक्स नेट को उन्होंने बढ़ाना है और 92 अरब रुपए बिलियन रुपीस की वो कह रहे हैं कि हम रिकवरी करेंगे और आज इससे काम शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही हौसला अफजा बात है और अल्लाह करे कि उनको इसमें कामयाबी मिले, क्योंकि इससे पहले जाहिर है कि जो
अहदाफ दिए जाते रहे, उसमें कभी भी उसको पूरा नहीं किया गया। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम जो कि ये तो तसव्वुर करते हैं कि हुकूमतें उनके लिए बहुत कुछ करें, और वो ये तसव्वुर करते हैं कि उनको एक बड़ा अच्छा माहौल मिले जिस तरह से बाहर की दुनिया में मिलता है, लेकिन वो खुद क्या पाकिस्तान को दें, वो खुद नहीं देते, वो टैक्स चोरी करते हैं, वो टैक्स नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर असद उमर साहब और पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ये कर दे कि ये जो 92 अरब रुपए हैं ये पाकिस्तान के खजाने में आए। और इससे कितनी इस वक्त हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम सऊदी अरब से इमदादी पैकेज लें, या हम चाइना से लें, या हम अमेरिका से IMF के पास जाएं। अगर हमारे अपने पाकिस्तान के लोग जो है अपनी जो उनका हक फर्ज बनता है अपने मुल्क को देना वो वापस दे दे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। दूसरी जो अहम बात है वो उससे पहले फरहान बुखारी साहब भी बात कर रहे थे कि 4.5 अरब जो है वो प्लेज कर रहा है और हमें इकॉनमी को बड़ी हेल्प मिलेगी अगर जो है वो सऊदी अरब जो है वो हमें दे देगा। बात यह है कि सऊदी अरब ने $1.5 बिलियन भी दिए थे PMLN की गवर्नमेंट में, और आपको याद होगा कि वो रकम जब पाकिस्तान के उसमें आई थी खजाने के अंदर तो उससे काफी सहारा भी मिल गया था। लेकिन उसके अवैध क्या वो देंगे, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई दुनिया में फ्री लंच नहीं होता, तो हमने ये देखना है कि पैसे तो हमें जरूर मिले, लेकिन उसके मुकाबले पे यानी उसके मुकाबले पे हमें क्या उनको देना है ये भी पाकिस्तान की आवाम के सामने जरूर रखना पड़ेगा, जरूर रखना चाहिए। और अब जबकि जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर आज ही जा रहे हैं और उसमें असद उमर साहब भी जा रहे हैं, वजीर खारजा भी जा रहे हैं, तो आई एम श्योर कि इस सारी चीज को सामने मद्देनजर रखा जाएगा कि हम क्या क्या दे सकते हैं इसके बदले में। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है अगर सऊदी अरब हमें ये इमदाद देने चाह रहा है और दे रहा है तो जरूर दे, और वो भी इमदाद नहीं है बल्कि वो सिर्फ बैंकों के अंदर रखने के लिए वो रकम है जो कि इस्तेमाल की जाएगी। और जैसे ही हमारा डॉलर के साथ पाकिस्तान का जो रुपया है उसकी जो कीमत बढ़ेगी तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन अगेन वही बात है कि कोई फ्री लंच नहीं है। दूसरी बात ये कि टैक्स रेट को अगर ये करते हैं और फिर ये जो पेट्रोलियम के ऊपर खुद हमने देखा कि असद उमर साहब की एक सोशल मीडिया के ऊपर बार बार चलती है, आपने देखी होगी वीडियो जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये पेट्रोलियम जो है उसके मसवाद उसके ऊपर किस हद तक जो है वो सरचार्ज ले रहे हैं और किस हद तक जो है वो नाजायज है जो कि वो ले रहे हैं। तो इसको कितना कम करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। इम्प्लीमेंटेशन जो है पॉलिसीज की वो बहुत जरूरी है कि वो किस तरह से ये हुकूमत करती है और उसको आगे लेके बढ़ती है। इसके पॉलिटिकल रेप्लिकेशंस भी होंगे और जाहिर है कि बहुत सारी चीजें इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को देखनी है और करनी है। वो हमारे पास क्या क्या है उसके बारे में वो जरूर हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो क्या प्लेज कर सकता है मुख्तलिफ जगहों को, मुख्तलिफ पैसों को, क्योंकि हमने IMF के पास भी हमारा जाना अब ठहर गया है, वहां पे भी हमने जाना। ठीक है। अच्छा, मुझे आपसे ये भी पूछना था आसमा कि जिस तरह से ये कहा गया है कि 70,000 अमीर तरीन लोग हैं जिसको जहां पर वो टैक्स नेट की बात कर रहे हैं कि वहां पर मजीद जो है उनके ऊपर टैक्स लागू होगा, साथ ही साथ उन्होंने सैलरीड के लिए कह दिया कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है बल्कि कम कर दिया गया है, 25% है, नॉन सैलरीड जो है वो 29% टैक्स पे कर रहे होंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इम्पोर्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई गई है, जैसे 1800 सीसी की कार है, बेशक ये लग्जरी आइटम्स में आती हैं कार्स, लेकिन बहुत सारी ऐसी कस्टम ड्यूटीज भी ऐड की गई हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस में मैंने देखा है कि जो 100% से तजावुज कर रही हैं। इस तरह की इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाना मजीद क्या इस वक्त तमाम तर जो पाकिस्तान में जो छोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको क्या अफेक्ट नहीं करेगी? देखिए बिल्कुल ये थोड़े टेक्निकल इश्यूज हैं और जाहिर है कि इसके ऊपर कोई आपको जो टेक्निकल लोग हैं वो बता सकते हैं कि ज्यादा कि इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि इसके लिए पूरा उनको एक जो पैकेज है वो दिया है उन्होंने और अनाउंस किया। लेकिन ये बात तो तय है कि जो भी तायुश के बुनियाद के ऊपर चीजें हैं या जो बहुत कीमती चीजें हैं जिससे पाकिस्तान की अशराफिया सिर्फ फायदा उठा सकती है, अगर उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं तो पाकिस्तान के जो अवाम है उसके ऊपर नहीं लगेगी। हाँ, जो बिजनेस करते हैं दैट्स अगर वो टैक्स नेट के अंदर आते हैं, और क्योंकि आपने ये देखा होगा सिर्फ ये नहीं गाड़ियों की ऊपर बात मैं नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये भी कह रही हूँ कि जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले हैं उसके ऊपर टैक्स को हम कहते थे पहले बीच में लेके आए और फिर वो इतना अननेचुरल हो गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो इतना अननेचुरल हो गया
कि पाकिस्तान के अंदर जो कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके ऊपर इन्वेस्ट हो रही थी प्रॉपर्टीज के हवाले से, और जो प्रॉपर्टी डीलिंग थी उसके ऊपर, वो सारी की सारी वो खत्म हो गई, और वो यानी वो बिजनेस ही बिल्कुल ठप होकर रह गया पंजाब में खास करके और इस्लामाबाद के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें टैक्स जरूर लगना चाहिए, लेकिन इसको ये जरूर मद्देनजर रखना चाहिए कि जो उस कारोबार को चलाने वाले लोग हैं, जो छोटा तबका है उसी कारोबार के अंदर, वो कहीं इफेक्ट ना हो उसके ऊपर। लेकिन ये एक बड़ी डिमांड बड़े अरसे से रही है, जैसे देखिए सिगरेट हो गई या जिस तरह से जो इम्पोर्टेड चीजें, और आप देखें बहुत ज्यादा उस दिन बल्कि फरहान बुखारी साहब ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अवाम के यानी जो अशराफिया है उसके घरों में फ्रूट्स तक जो है वो इम्पोर्टेड आते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर जरूर टैक्स लगना चाहिए। इम्पोर्टेड चीजों के ऊपर टैक्स लगाएं ताकि जो लोकल मार्केट है उसको जो है वो आसरा मिले, सहारा मिले। फिर इंडस्ट्रीज के हवाले से उन्होंने जो वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जो पैकेज दिया है और वो उसके ऊपर जो इक़दाम करना चाहते हैं, ये जरूर बेहतर ये होगा कि वो बहुत इससे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको मजबूत बनाया जाए, और ताकि पाकिस्तान के अवाम जो है वो बराह रास्त उन सारी चीजों का जो है वो उसको देख सके और उसको समझ सके। ये बहुत देखना जरूरी होगा। बिल्कुल आसमा, जिस तरह से आज हमने देखा जब ये बिल पेश किया जा रहा था असेंबली में, तो असद उमर बार बार अपोजिशन के रहनुमाओं को भी मुखातिब कर रहे थे और खासा फ्रेंडली माहौल बनता नजर आ रहा था। तो क्या कहेंगे कि आप कितना इस वक्त जो माहौल था उसमें आपने तब्दीली देखी है? माजी में जब इस तरह के बिल या बजट पेश किए जाते हैं तो खासा शोर शराबा देखा गया है। देखिए, ये बहुत ही मैच्योर रवैया है पाकिस्तान की अपोजिशन की तरफ से। माजी में जब वो एहतजाज नहीं करते थे तो उनको कहते थे कि ये बहुत फ्रेंडली अपोजिशन है, तो ये बहुत, मुझे तो हमेशा इससे इख्तलाफ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। आज सबने सुकून से तकरीर सुनी है, आज सुबह बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है, आज डैम्स के हवाले से बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है, और इससे ज्यादा जो कि काबिले सताइश बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम ने बराह रास्त इस कार्रवाई को देखा है पीटीवी के अंदर और पीटीवी के जरिए से, और वही जो है इम्पोर्टेंट बात है कि लोग देखें, समझें, इस पूरे प्रोसेस को जो है वो देखें कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो कैसे काम करती है। तो ये बहुत ही कुछ अच्छी चीज है, लेकिन वही बात है कि अपोजिशन को आज आसमा, आप अपने जवाब को प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे इस हवाले से जानना बहुत जरूरी होगा। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज के लिए। वजीर खजाना असद उमर जो है वो आज एक मिनी बिल पेश कर चुके हैं। आप चूंकि इस सारी समझ को भी रखते हैं और आप खुद ये काम कर चुके हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी क्रिटिक्स क्या है इसके ऊपर? देखिए, जो मुझे सबसे जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, जो मुझे अफसोस हुआ है, वो इस बात पे हुआ है कि जो हमने एक बैन लगाया था नॉन टैक्स पेयर्स के ऊपर कि हम नॉन टैक्स पेयर्स को नई गाड़ी नहीं खरीदने देंगे और नॉन टैक्स पेयर्स को 50 लाख रुपए से बड़ी जायदाद नहीं खरीदने देंगे, वो टैक्स बैन इन्होंने हटा दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑटो कंपनीज की लॉबी है वो आज जीत गई, जो लैंड माफिया है वो आज जीत गया, और पाकिस्तान का टैक्स पेयर जो था वो हार गया, क्योंकि पाकिस्तान का टैक्स पेयर जो था उसको हमने कहा था कि अगर जो आदमी टैक्स देगा वही खरीद सकता है, तो ये इन्होंने बैन हटा दिया, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही रिग्रेसिव स्टेप है। इससे ना तो टैक्स पेयर्स के अंदर इजाफा होगा, और ये कहना कि आप जब आप ना टैक्स भरें लेकिन आप जाके 40 लाख रुपए की नई गाड़ी खरीद सकते हैं, ये मंतक मेरी समझ से बाहर है। तो मिफ्ता साहब, ये माफ कीजिएगा आपको कट करी, लेकिन अपने जवाब में ये ऐड कर दीजिएगा कि ये इकदाम अगर इस हुकूमत ने उठाया है तो आप क्या समझते हैं कि वो क्या करना चाह रही थी जिसकी वजह से ये गलत एंगल जो है वो सामने आ रहा है? अब देखिए, जितनी मरतबा आप असद उमर साहब की तकारीर सुन लें, और बहुत समझदार आदमी है वो, तो उन्होंने हमेशा कहा है कि हुकूमत को टैक्स पेयर्स बढ़ाने चाहिए। हम 7 लाख टैक्स पेयर से आए थे, 15 लाख छोड़ के गए। इस पे भी लोग तनकीद करते थे कि 15 लाख टैक्स पेयर्स 22 करोड़ के मुल्क में बहुत कम है। हमने लास्ट ईयर जो इकदाम उठाए थे कि टैक्स पेयर्स बढ़े, उसमें नंबर 1 कदम ये था कि हम आपको गाड़ी और बंगला नहीं खरीदने देंगे, वो इन्होंने आज हटा दिया। इसका मतलब, और मुझे पता है कि कितनी लॉबिंग करी थी मुझसे गाड़ी वालों की कंपनियों ने, कितना प्रेशर डाला था, लेकिन ये आज जो है पीटीआई की हुकूमत वो हो गई। नंबर 2, इन्होंने गैस की कीमतें कल जो बढ़ाई हैं, ये एक बहुत आवाम को झटका आया है। 40% जो है वो गैस की कीमत इंडस्ट्री की बढ़ी है, 143% तक डोमेस्टिक की प्राइसेस बढ़ाई हैं। इससे महंगाई का एक तूफान आ जाएगा, ये पता नहीं। लेकिन सच्ची बात यह है कि इनके बजट से ये अब लग रहा है कि ये बजट जो था ये इस्लामाबाद में नहीं बना है, ये वाशिंगटन डीसी
किसी ने बना हुआ है, ये IMF ने बनाया है, क्योंकि इन्होंने, और आपने अगर देखा है कि एक जुमला इनसे निकल भी गया था कि ये जो भी IMF की इन्होंने बात भी कर दी थी, तो ये हुकूमत जो है वो IMF की तरफ जा रही है, आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, और ये कहीं से भी रेवेन्यू जमा कर रहे हैं। एक और उन्होंने बात करी कि हम 92 अरब रुपए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पे ले लेंगे, पता नहीं वो क्या से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, उसकी बात इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने PHDP के अंदर कहा कि हम सेल्फ फाइनेंसिंग करेंगे। सेल्फ फाइनेंसिंग 92 अरब रुपए, मिफ्ता साहब गालिबन वो टैक्स रिकवरी का भी जिक्र कर रहे थे कि 92 अरब रुपए जो है वो हमने टैक्स रिकवरी के भी बीच में डाले हैं, क्योंकि ये अब हमारा चैलेंज है और हम इतना पैसा रिकवर कर लेंगे टैक्स से। अगर ये आपको सच बता देते तो बड़ी अच्छी बात थी। अगर ये कह देते कि जो आप एमनेस्टी स्कीम लेके आए थे आपको पिछली हुकूमत, उसकी वजह से 120 अरब रुपए आए थे, और उसकी वजह से खास तौर पर जो है वो तकरीबन 4000 अरब रुपया नई इकोनॉमी के अंदर शामिल हो गया। वो लोग जो टैक्स पेयर्स बन गए हैं उनसे हम मजीद टैक्स ले सकेंगे, उससे वो 90 अरब रुपए का प्रोजेक्शन दिखा रहे हैं। ये अपनी तारीफ कर रहे हैं। सच्ची बात तो ये कि हमारी एमनेस्टी की वजह से जो है वो नया टैक्स नया नहीं आएगा। अच्छा, और एक बात इन्होंने और भी नहीं बताई कि जो 10% इन्होंने डिवैल्यू करा है, उसकी वजह से इनको जो है खुद ब खुद इम्पोर्टेड चीजें महंगी हो जाएंगी और खुद ब खुद इनको ड्यूटी ज्यादा मिलने लगेगी। आधे से ज्यादा जो FBR ड्यूटी है वो इम्पोर्टेड चीजों पर लेता है, वो इसकी वजह से 5% तो रेवेन्यू इसकी वजह से बढ़ रहा है। तो जो कस्टम में इंक्रीमेंट हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कस्टम ड्यूटी भी इंक्रीज हो गई है अब। किसमें? कस्टम ड्यूटी में इंक्रीमेंट का भी जिक्र कर रहे थे, एग्जैक्ट नंबर देखें ये इम्पोर्टेड चीज की बात तो खैर वो अज़राए मजाक कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज जो इम्पोर्ट जो बढ़ेंगी, आप इस तरह देख लीजिए कि जब 10% हमारे जाने के बाद 10% से ज्यादा डिवैल्यू हुआ। पाकिस्तान में दालें और चने जो हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं, इसका मतलब है कि 10% तो हमारे जाने के बाद दाल और चने महंगे हो गए। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी और चीजें जो हैं जो जरूरी अशिया खुर्दनोश होती हैं वो भी इम्पोर्टेड होती हैं, वो सब चीजें 10% महंगी हो जाएंगी। उसके अलावा इन्होंने ड्यूटियां 20% बढ़ा दी हैं, तो 30% इम्पोर्टेड चीजें महंगी हो जाएंगी, जिससे ऑब्वियसली कि महंगाई का एक तूफान पाकिस्तान में खड़ा होगा। अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब, वो ये कहते हैं कि जो बजट आप बना के गए वो आपको नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि आपको नहीं मालूम था कि आपकी हुकूमत आएगी या नहीं आएगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि मुश्किल सूरत हाल है, 1200 अरब रुपए के नोट छाप दिए गए हैं, स्टेट बैंक के रिजर्व तेजी से गिर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत क्या करे? भाई नंबर एक तो अगर हमने बजट को गलत बनाया था तो इन्होंने तो एक चीज चेंज नहीं करी एक्सपेंसेस की। अगर हमारे शाही खर्चे थे जो सारा दिन ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, तो मैंने तखमीना लगाया था कि 460 अरब रुपए सिविलियन गवर्नमेंट के होंगे, 1 रुपया तो कम कर देते उसमें से। आप 459 अरब रुपया तो कर देते, 1 अरब रुपया तो बचा लेते, वो तो कहीं नजर नहीं आया बजट के अंदर। आपने तो सिर्फ जो आपने खर्चा बचाया वो आपने PHDP में कट लगाया है, मतलब आपने तो रोड के और डैम के प्रोजेक्ट्स को कम करा है। उसके बाद इन्होंने CPEC जो है उसको सराहा है, जो हमारे CPEC था, जो भी बातें करी थी इन्होंने कहा हम CPEC को डिफेंड करेंगे। इसका मतलब है कि हुकूमत पिछली हुकूमत की CPEC की पॉलिसी को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये जो बातें कर रहे थे कि जो रेट्स होंगे खराब थे, ये सारा इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और CPEC के साथ चल रहे हैं। और इन्होंने ये चीज करी है कि वो NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी और कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के बुक्स पे लोन लेंगे 150 अरब रुपए का, और वो PHDP में नहीं दिखाएंगे। तो फेडरल गवर्नमेंट का जो बेसिक खसारा है वो तो 150 अरब से इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कंपनीज के अंदर। अच्छा। ये तो सिर्फ क्रिएटिव अकाउंटिंग है, ये कोई खसारा। ठीक है मिफ्ता साहब, एक बात जानना चाहेंगे पंजाब के हवाले से। वो कह रहे थे कि अब हमारी हुकूमत है, LNG रेट जो था वो बहुत ज्यादा था, अब हमें वो वहाँ पे कम करना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिलीफ देना है। पिछली 5 साल दौरे हुकूमत जो नून लीग का रहा है वहाँ पर उनका ये कहना था कि रिलीफ नहीं दिया गया पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, उस पर आपका क्या आंसर होगा? ये बात हकायक के खिलाफ है। हमने इनको 27% जो है वो लोकल गैस देते थे और बाकी फीसद जो थी वो देते थे हम इनको इम्पोर्टेड गैस, लेकिन ज्यादातर फैक्ट्रियां जो थी वो सिर्फ लोकल गैस ही लेती थी। हफ्ते में 2 दिन इनको लोकल गैस मिलती थी, और जो 5 दिन लोकल गैस नहीं मिलती थी उसमें इनको हम बिजली देते थे, जिसपे 3 रुपए फी यूनिट बिजली हमने कम करी हुई थी। और आप देखिएगा कि अगर ये सचमुच पंजाब की इंडस्ट्री को हेल्प करना चाहते हैं तो ये 3 रुपए फी यूनिट जो हमने बिजली की जो सब्सिडी दी हुई थी उसको मेंटेन करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जो है वो हटा देंगे। इन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि वो हटा देंगे, उसके बाद पिछले हफ्ते कहा कि रखेंगे। ये यूटर्न वाली पार्टी है, ये अगले हफ्ते फिर हटा देगी, इनका कोई भरोसा नहीं। ठीक है बेटा साहब, एक और सवाल है, ये आखिरी सवाल भी होगा आपसे, डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा ये इस बजट से ना पिछले बजट से, लेकिन जानना चाहेंगे कि पिछले दौरे हुकूमत में और उससे पिछले जो दौरे हुकूमत में हमने देखा कि फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो यहाँ से मूव करके दूसरे मुल्कों में चली गई। बार बार ये कहा गया कि यहाँ पर तमाम तर जो ओवरऑल इखराजात है वो बहुत एक्सपेंसिव है, उनको कट डाउन करने के लिए इंडस्ट्री शिफ्ट करनी पड़ेगी। पिछली हुकूमत ने क्या इकदाम किए, ये भी आपसे बात करना चाहेंगे इस पर। देखिए
बांग्लादेश के अंदर कुछ पाकिस्तान के गारमेंट वालों ने जरूर फैक्ट्री लगाई है, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश की हुकूमत जो है वो पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को वीजा नहीं देती है और बहुत तंग करती है, इसलिए हमारा जो है अब वहाँ पे कोई हमारी इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं जा रही। 2-4 चंद गए थे, लेकिन ये बातें ज्यादा होती हैं, एक्चुअल में कोई नहीं गया था। 2-4 गए थे, वो भी रिग्रेट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो बांग्लादेश से कंपैरेटिव नहीं है। वहाँ पे तनख्वाह आधी होती है, 7,500 रुपये में वहाँ पे आपको आदमी मिलता है, हमारे यहाँ 15,000 में आदमी मिलता है, तो जाहिर है कि हमारी कॉस्ट कब बढ़ जाती है। लेकिन कुछ एरियाज हैं जैसे टावल है, होम टेक्सटाइल है, डेनिम है, इसमें पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है और इसमें कोई इंडस्ट्री बाहर नहीं जा रही। जो पिछले साल 2-3 साल हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ था, पिछले साल आपको पता है 13% पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ा था। हमने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का एक एक्सपोर्ट पैकेज था, उसके बाद शायद अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने, तो हमने अगले 3 साल तक एक्सपोर्ट पैकेज दिया हुआ है और इसको भी इन्होंने आज मेंटेन करा। इसका मतलब है कि हमने जो अगले 3 साल की पॉलिसी दी है उसको भी इन्होंने एक्सपोर्ट की हद तक कम से कम मेंटेन करा है। ये फरमाइएगा आखिर में कि सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल आज पेश किया गया है, अब इस पर बहस भी होगी, दोनों ऐवानों में इसको पेश भी किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून इसमें क्या अपना मौक़िफ़ रखती है? जो मैं आपसे बात कर रहा था मेरे ख्याल में गालिबन मुस्लिम लीग नून का आप ऐवान के अंदर क्या स्टैंड लेंगे इसके ऊपर? क्योंकि आज हमने देखा जब वो ये बिल पेश कर रहे थे तो खासा सन्नाटा नजर आया हमें। देखिए, पीर के दिन इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे और उसके अंदर आप मुस्लिम लीग का ठोस जो है वो मौक़िफ़ सुनेंगे और हम सिर्फ जो है वो इसी तरह तनकीद नहीं करेंगे, बल्कि शहबाज शरीफ की तकरीर में इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ठोस सजेशंस होंगे और हम हुकूमत की इनकी वर्ड पे लेंगे। अगर वो चाहते हैं कि हमसे कोई इंप्रूवमेंट आए तो हम इनको इंशाअल्लाह जरूर चीजें बताएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद थे। उनके मुताबिक तमाम तर जो ओवरऑल बजट है उसमें नून लीग ने जो बड़े इकदाम उठाए थे उनको जूं का तू रखा गया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि दावे किए जा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। उनका ये कहना था कि जो रिकवरी की बात करी जा रही है 92 अरब रुपए टैक्स रिकवरी की बात की जा रही है, ये भी गलत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता और उन्होंने ये भी कहा कि जो टैक्स पेयर था उस पर मजीद बोझ बढ़ेगा। फरहान बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। फरहान बुखारी साहब, जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल तमाम चीजें रद्द कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसी तस्वीर असद उमर पेश कर रहे हैं, हकीकत में हुकूमत तो इस वक्त मुश्किल में फंसी हुई है, जो इकदाम उठा रही है उसमें काफी क्लियर भी नजर आती है, आप क्या कहेंगे? भाई, सबसे पहले तो ये है कि ये हुकूमत सिर्फ मुश्किल में नहीं फंसी हुई, ये पाकिस्तान के लिए मुसीबत आई है। और मिफ्ता इस्माइल साहब और हज़रात वो बहरहाल जिस तरह उन्होंने हुकूमत को यू टर्न से मवाजना किया, ये सब सियासी स्टेटमेंट्स हैं और बातें कहनी आसान है। हकीकत ये है कि किसी इमारत को गिराना बहुत आसान होता है और फिर उसे दोबारा तामीर करने में वक्त भी लगता है और मुश्किल भी ज़्यादा होती है, खर्च भी ज़्यादा होता है हर किस्म का। तो ये सूरत हाल है कि पिछले 5 साल में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो असद उमर साहब ने कहा कि जी चादर को देख के पाँव फैलाने चाहिए, वो दर हकीकत वही हुआ है कि हमने इतने खर्च अखराजात हुकूमत ने किए बगैर सोचे समझे कि वो वापसी भी उनकी एक दिन होगी और वो वापसी कहाँ से आएगी। टैक्स का निज़ाम बहरहाल आज़ाद शुमार का घुमाव फिराव अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त भी हमारे लिए एक कौमी शर्मिंदगी है कि कितने कम लोग मुखय्यद लोग टैक्स देते हैं और शाह खर्चियाँ जो हैं वो तो आसमान पे जा रही हैं। ये सूरत हाल है और एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है। इसमें मैं समझ रहा था, ये मुझे तवक्को थी कि कुछ ज़्यादा सख्त इक़दाम किए जाएंगे क्योंकि ये वाकई एक इमरजेंसी है, लेकिन असद उमर साहब की तकरीर से मुझे लगा नहीं कि ये इमरजेंसी बजट के तौर पे एक इमरजेंसी बजट पेश किया जा रहा है। और हो सकता है कि अभी आइंदा आने वाले दिनों में कुछ और इक़दाम हों जो कि सियासी बुनियाद पे या सियासी मामलात को सामने रखते हुए फ़िलहाल उनका ऐलान नहीं किया गया। हो सकता है ये वजह हो, ये भी हो सकता है कि आज सऊदी अरब जो वज़ीर आज़म जा रहे हैं उनके साथ असद उमर साहब भी जा रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ से कोई इमदाद की तवक्को हो। इस वक्त कहना कबल वक्त है, लेकिन ये कि ये बजट और इसमें जो इक़दाम हैं ये हरफ़ आखिर नहीं है। इसके बाद गैस का बम जैसे आप जानते हैं गिर चुका है, बिजली का बम भी मुझे तवक्को है कि जो बिजली के सेक्टर के हालात हैं उस पर एक बिजली का बम बहुत इम्कान है कि वो ज़रूर आएगा। और उसके अलावा भी सख्त इक़दाम होंगे क्योंकि हालात मुश्किल हैं। मतलब एक आइडियल इन्वायरमेंट में तो ये होना चाहिए कि जो मुखय्यर और जो अमीर तबका है, जो अशराफिया हैं, वो ज़्यादा बर्दाश्त करें, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा साल से हुआ नहीं।
ठीक है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है, ऐसा कैसे मुमकिन है? अभी जैसे इंपोर्ट पे ड्यूटी लगी है, अब जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल साहब भी कुछ जिक्र कर रहे थे चंद एक चीज़ों के, जिसमें उन्होंने बहुत आसान अल्फाज में दालों का जिक्र किया कि उसके ऊपर भी अगर इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ जाएगी तो आम आवाम के लिए कैसे आसान हो जाएंगी ये चीज़ें। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट हर बजट में देना कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी या गरीब तबका जो है या लोअर मिडिल क्लास जो है उसके ऊपर किसी भी किस्म का बोझ ना पड़े या उस पर से बोझ को कम किया जाए, ये मुमकिन भी है? इन कमिंग 10 ईयर्स भी ये मुमकिन है कि जो हमारी लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है उसके ऊपर से बोझ कम किया जा सके? नहीं, देखें, ये खास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इसलिए मुमकिन नहीं होता क्योंकि जब आप एक ऐसा कोई कदम उठाते हैं, इकदाम करते हैं जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि जनाब ये ज़्यादा आमदन वाले अफराद की पे इसका असर पड़ेगा, तो उसकी कुछ ना कुछ उसके असरात कम आमदन वाले अफराद तक जाते हैं। मसलन मुझे याद है साल पहले की बात है, साल पहले की बात है कि जब एक बजट में कुछ इक़दाम हुए थे तो नतीजे में डॉक्टर्स की फीस एक साल ऐसा भी हुआ था कि एकदम से बहुत ही फीस बढ़ गई थी। अब गरीब अमीर सबको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत से रखे, लेकिन लोगों को जरूरत पड़ जाती है। तो ये एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सी मिसालें। और हमारे मुल्क में बदकिस्मती से प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म तो टूट फूट होके रह गए हैं। जो हम जो बात करते हैं हाकमियत का या गवर्नेंस के बहरान का, उसका एक शाखसाना ये एक नतीजा तो ये भी है ना कि आप कागज से कोई इक़दाम लें जिसके नतीजे में महंगाई में 7 या 8% इजाफा होना चाहिए, असल में आप बाजार में जाएं तो वो 28% हो जाती है क्योंकि लोग अपनी मनमानी करते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर तमाम तर गुफ्तगू के बाद एक बात और भी कह गए कि ये तमाम तर जो इक़दाम लिए जा रहे हैं ये ICU से निकाला जा रहा है, जो कंडीशन है उससे बाहर आने की कोशिश की जा रही है, असल मामला तो उसके बाद शुरू होंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ये कोई मैंने ये बात उनकी सुनी और मुझे भी थोड़ी सी मुबहिम लगी कि असल मामला क्या शुरू होंगे, क्योंकि अगर ICU से एक दफ़ा निकल जाएंगे और मईशत बहाली की तरफ जाएगी और ज़्यादा सेहतमंद होगी तो फिर असल मामला से उनका मतलब क्या है? क्या वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद मईशत की गाड़ी बेहतर तौर पे चल सकेगी या कुछ और मतलब है उनका? उनके माने क्या थे वो कहने की? मेरे ख्याल में वो ये कह रहे थे कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल की बात है, मईशत को रिवाइव करने की बात है, वो एक दफ़ा ये हम इस बहरान से निकल जाएं तो फिर शायद वो बेहतरी की तरफ। ठीक है, फरहान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब ने भी। तारिक साहब, इससे पहले भी आपसे जब बात हो रही थी हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह हुई हैं, जहाँ ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिस तरह से इम्पोर्ट के ऊपर वो थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो गई है कि 1800 के CC के जो जायद इससे अबव जितनी भी गाड़ियाँ हैं पावर से, उसके ऊपर जो है वो 20% अब हो गई है उसकी ड्यूटी। इसके अलावा टोबैको के ऊपर और दीगर जो चीज़ें हैं, फूड आइटम्स जो हैं, उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन हो गई है। ओवरऑल जो बजट पेश किया गया है इस पर बेशक उन्होंने ये कह दिया कि ICU से निकालने की बातें हो रही हैं और अब हमें दोबारा ट्रैक पर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो ओवरऑल एक बात बार बार उन्होंने अपनी स्पीच में कही कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो लोअर मिडिल क्लास का हमारा तबका है वो किसी तरह से अफेक्ट ना हो या कम से कम उस पर कम बोझ हो। इम्पैक्ट क्या नजर आ रहा है? बेशक अभी दोनों अवानों से इस बिल ने मंजूर होना है, लेकिन इम्पैक्ट नजर आ रहा है कि आपकी लोअर क्लास या मिडिल क्लास से रिलीफ मिलेगा या अभी वेट किया जाए बेहतरीन बजट के लिए जिसकी वो बात कर रहे हैं? देखिए अभी तो फौरी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि किसको रिलीफ मिलेगा, किसी को नहीं रिलीफ मिलेगा, लेकिन एक दो चीज मैं समझता हूँ बेहतर है। देखना ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेड आइटम्स पर बड़ा बिलीव किया जाता है, खास तौर पर एक खास क्लास है और वो इतना लग्जरियसली खर्च करते हैं जिसकी वजह से हमारे डॉलर जो है उस पर बोझ आता है। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई ना कोई एक ऐसी हुकूमत आजकल जरूर आएगी, आनी चाहिए, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियों पर और ये जो इम्पोर्टेड आइटम है उस पर पाबंदी लगाए, गैर जरूरी चीजों पर। ये तजर्बा इंडिया ने आज से 20-25 साल पहले किया था कि वो एम्बेसडर और लोकल मेड गाड़ियां इस्तेमाल करते थे और कोई इस तरह की आइटम इस्तेमाल नहीं करते थे जिसकी वजह से डॉलर ज्यादा खर्च कर हो। लेकिन अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता ये दुरुस्त है कि जो 1800 से बड़ी गाड़ियां हैं, ज़ाहिर आम आदमी तो वो गाड़ी ना खरीदता है, वो तो मोटरसाइकिल में बड़ी मुश्किल से लेता है, साइकिल भी उसकी इस्तेमाल में नहीं है। असल चीज ये है कि पाकिस्तान में आप ज़राए आमदनी को बढ़ाएं, सरमायाकारी को इतने लेके आए कि पाकिस्तान में सनत का पहिया चले।
अगर सनत पे बोझ आएगा तो तब भी उसका बोझ जो है वो आम आदमी पर पड़ता है। अगर आप कोई और चीजें जो है और किसी सेक्टर को स्क्वीज करते हैं उसका भी ताल्लुक जो है बराह रास्त आम आदमी से। मैंने पहले भी कहा था कि जब सनत जो है प्रोडक्शन जो करने वाला है, मैन्युफैक्चरर है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ आइटम्स है उस पे इजाफा होता है, उसका खर्च तो उसका इफेक्ट तो आम आदमी पर होता है। अब मैं एक आम लेमैन की बात करता हूँ कि अगर आटे की कीमतों में इजाफा होता है तो क्या, अगर गैस की कीमत में इजाफा होता है तो क्या उससे हर वो सनत जो गैस पर चलती है क्या उसका असर आम आदमी पर नहीं होगा? कोई भी एक प्रोडक्ट आप बाजार से खरीदने जाते हैं तो उसका अगर उसकी कीमत में इजाफा होता है तो आम आदमी उसको पे करता है, बड़ा आदमी पे नहीं करता। अगर बड़ा आदमी करता भी है तो उसकी इस्तात होती है, उसकी अफोर्डेबिलिटी ज्यादा होती है। इस तरह तनख्वाहों पे, अगर तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा, आम आदमी की क़ुव्वत खरीद में इजाफा नहीं होगा, मुतवस्सित तबके की क़ुव्वत खरीद में इजाफा नहीं होगा, इस तरह के इक़दाम से फौरी तौर पर आप जो है 90 अरब डॉलर या उससे इतना कोई रकम इकट्ठी तो कर लेंगे। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि जो आदमी पे कर रहा है, जो आदमी टैक्स पे करेगा, अगर उसके टैक्स में 2% इजाफा भी होता है, 3% इजाफा होता है और उसकी आमदनी वही है, उसकी आमदनी की स्लैब वही है, तो वो उस इजाफे को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? यही चीज जो है वो गैस के बिलों पर असरअंदाज होती है, यही चीज जो है बिजली के बिलों पर होती है, यही चीज जो है जो टैक्सेबल आमदनी है, इनकम है, उस पर असरअंदाज होती है। तो हुकूमत ने अभी तक जो आज इस वक्त तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे पहले उन्होंने असेंबली में बात की है कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन नहीं है। ये वही तरीकेकार हैं कि किसी एक सेक्टर से निकालकर किसी दूसरे सेक्टर पर डाल दिया जाए और बोझ किसी एक इंसान के कंधे से उठाकर। तारिक साहब, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इस वक्त हमारा जो डेफिसिट है, जो हमारा खसारा है, हमें अलाउ करता है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें, हम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ लेकर आ सकें, या हमें हमारे पास हल यही है कि किसी एक स्लैब से जो वहाँ पर पिछली दफा रिलीफ दिया गया और वहां से निकाल के किसी और स्लैब में डाल दिया जाए? लेकिन ज़ाहिर है कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन तलाश करना तो हमारे लिए माशत का काम है। मैं तो एक आम आदमी और एक लेमैन के तौर पर ये बातें सजेस्ट कर सकता हूँ। मसला ये है कि जो पिछले की हुकूमत थी उसने गुज़श्ता 5 सालों में जो क्लेम किए थे वो यही थे कि उनके पास माहिरीन की टीम है और उनके पास सोल्यूशन हैं, और जब वो आएंगे आते ही ये सोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये ठीक है कि ये बजट प्रीवियस गवर्नमेंट ने दिया था और ये भी दुरुस्त है कि उन्होंने इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बजट दिया था, लेकिन जाहिर है इनके पास तो वक्त था, उनको ये सोचा होगा और सोचना चाहिए था कि जब हम आएंगे तो कैसे कैसे चीजें लेके आएंगे। फौरी तौर पर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बात दुरुस्त है, लेकिन आपको अगर अपने मुल्क में एक्सपोर्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, आपको एक्सपोर्ट बनाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपके मुल्क में कौन कौन